स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, ये है आगरा का शाह मार्केट। यहाँ पर आपको हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाएंगे। यहीं पर रमेश का भी अपना एक मोबाइल शोरूम है। कुछ सालों पहले तक यहाँ पर इतना भीड़ हुआ करती थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। लेकिन आज देखिए, रमेश के शोरूम में काफी सन्नाटा है। और जब उनसे हमने इसका कारण पूछा तो वो बताते हैं कि जब से फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां आई हैं, उनके बिजनेस पर काफी इंपैक्ट पड़ा है। ये कंपनियां ज्यादा डिस्काउंट देकर ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रही हैं। और ऑफलाइन तो अब लोग जैसे खरीदना ही नहीं चाहते, आते हैं और बस ऑनलाइन प्राइस कंपेयर करके चले जाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक रमेश या किसी एक शहर के मार्केट की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारत की कहानी है। आज रमेश जैसे न जाने कितने छोटे रिटेलर्स इसी दौर से गुजर रहे हैं। फिर सवाल यह है कि क्या इन रिटेलर्स के पास अपने प्रॉफिट मार्जिन से समझौता करके इन बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? क्या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज के सामने हमारे ये छोटे बिजनेसेस और रिटेलर्स को हार मान लेनी चाहिए? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी समस्या का हल लेकर आया है ONDC। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ONDC क्या है, ONDC को क्यों इंडिया की ई-कॉमर्स मार्केट में बड़ा रेवोल्यूशन बताया जा रहा है, और साथ ही समझेंगे ONDC से जुड़े कुछ चैलेंजेस के बारे में कि क्या ONDC फेल भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आप किसी भी शहर के बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाएं, वहां तमाम तरह के ब्रांड्स के शोरूम देखने को मिल जाएंगे, जहां आपके और हमारे मतलब का हर वो एक सामान मौजूद होगा जो बेचा जा सकता है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट ऑनलाइन शॉपिंग एप्स का है, जहां पर कई ब्रांड्स के सामान मिलते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत तब आ जाती है जब कोई एक फ्लिपकार्ट यूजर ये आपको बताता है कि ये सामान तो अमेजॉन पर सस्ता है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। ऐसे में हम एक सामान की कीमत कई अलग अलग ऐप्स पर सर्च और कंपेयर करके थक जाते हैं। लेकिन ONDC पर आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, ये हम सभी को पता है कि आज ई-कॉमर्स पूरी तरह से प्लेटफॉर्म सेंट्रिक है, यानी किसी सामान की खरीद बिक्री के लिए सेलर और बायर को एक मार्केट प्लेस यानी कि एक एप्लीकेशन या फिर प्लेटफॉर्म पर होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एज ए सेलर किसी प्रोडक्ट को अमेजॉन पर लिस्ट किया, तो बायर को भी इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अमेजॉन पर रजिस्टर करना होगा। दोस्तों, देखा जाए तो आज भारत जैसे देश में ई-कॉमर्स का बहुत बड़ा हिस्सा कुछ बड़ी कंपनियों जैसे कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट द्वारा कब्जा किया हुआ है, जिसके कारण छोटे सेलर्स, रिटेलर और दुकानदार आदि को ई-कॉमर्स में आने और बड़े प्लेयर्स के साथ कम्पीट करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी ई-कॉमर्स पर मोनोपोली रहती है, और छोटे सेलर्स, रिटेलर और दुकानदार आदि को ज्यादा कस्टमर्स नहीं मिल पाते। बड़ी कंपनियों के पास कस्टमर बेस होता है, टेस्टेड टेक्नोलॉजी होती है, और इसीलिए छोटे सेलर्स, रिटेलर और दुकानदार आदि को अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अलग अलग मार्केट प्लेस पर जाना पड़ता है, जहां पर कमीशन होने के कारण इनका मुनाफा कम हो जाता है। साथ ही दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म्स को सेलर्स को ज्यादा वरीयता देते हैं, उनके ही प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं, और इसकी वजह से ज्यादातर मार्केट प्लेस से बड़ी कंपनियों को ही मुनाफा होता है। लेकिन ONDC एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर छोटे छोटे दुकानदार अपने सामान को ऑनलाइन बेच सकते हैं, जिसके बाद फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे ऐप की डुओपोली खत्म होगी। साथ ही दोस्तों, ONDC सिर्फ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का ही अल्टरनेटिव नहीं देता, बल्कि स्विगी और जोमेटो जैसे ऐप्स का भी अल्टरनेटिव बन रहा है, और इसके जरिए आप अपना पसंदीदा खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ONDC ई-कॉमर्स की फील्ड में एक ऑल इन वन ऐप की तरह है। इसके जरिए आप किसी भी पेमेंट ऐप लाइक फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर भीम पे ऐप का यूज करके डायरेक्ट अपनी पसंदीदा चीज को सर्च कर सकते हैं। सर्च रिजल्ट में आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ साथ छोटे सेलर्स के भी प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। और इस तरह ONDC कस्टमर्स को यह फ्रीडम देता है कि वो किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या फिर वेबसाइट पर जाए बिना डायरेक्टली अपने पेमेंट एप्लीकेशन से चीजों को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से UPI ऑनलाइन पेमेंट के लिए काम करता है, वैसे ही ONDC ई-कॉमर्स के लिए काम करेगा। इसका मकसद है कि ई-कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करना और क्लोज नेटवर्क मॉडल से ओपन नेटवर्क मॉडल में बदलना। यानी अभी बायर और सेलर एक ही प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं, जबकि ONDC में अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी सेलर और बायर कनेक्ट हो पाएंगे। बस कंडीशन ये है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म ONDC से कनेक्ट होने चाहिए। दोस्तों, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ONDC क्या है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऑलरेडी इंडियन ई-कॉमर्स मार्केट में नए नए स्टार्टअप एंटर कर रहे हैं। ऐसे में ONDC ही क्यों? आइए अब इसे भी समझते हैं। दोस्तों, इंडिया के मौजूदा ई-कॉमर्स सिस्टम में कई तरह की कमियां हैं। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी विदेशी कंपनियों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन इंडिया के छोटे छोटे सेलर्स को बहुत नुकसान हो रहा है।
दरअसल इंडिया के अंदर ई कॉमर्स कंपनी मेनली दो मॉडल के अंदर काम करती है। इनमें पहला है मार्केट प्लेस मॉडल और दूसरा है इन्वेंट्री मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर अलग अलग सेलर्स होते हैं जो किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मदद से अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर पाते हैं। इसमें ई कॉमर्स कंपनी बायर और सेलर्स को मिलाने वाली सिर्फ एक मीडिएटर की तरह काम करती है। जबकि दोस्तों इन्वेंट्री मॉडल में ई कॉमर्स कंपनी पहले मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को खरीदती है और उसे डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर देती है। मतलब इनके बीच में छोटे सेलर्स का कोई काम नहीं होता। अब दोस्तों मार्केट प्लेस मॉडल पर कंपनी को हर एक प्रोडक्ट पर सिर्फ कमीशन मिलता था, लेकिन इन्वेंट्री मॉडल में सारा प्रॉफिट कंपनी का होता है क्योंकि इनके बीच कोई सेलर नहीं होता। लेकिन इस वजह से उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद दूसरे सेलर्स को नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि ना तो वो कंपनी के रेट पर प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं और ना ही प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम उनके प्रोडक्ट को टॉप पेज पर शो करता है। दोस्तों इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार एक रेगुलेशन भी ला चुकी है जिसके अनुसार कोई भी विदेशी ई कॉमर्स कंपनी इंडिया में इन्वेंट्री मॉडल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों ये विदेशी कंपनियां किसी न किसी तरह इसका दूसरा रास्ता खोज ही लेती हैं और यही एक बड़ी वजह है जिसने सरकार को ओएनडीसी को लाने पर मजबूर किया है, जहां पर इन विदेशी कंपनियों की मनमानी नहीं चलने वाली है और यहां पर सभी छोटे और बड़े सेलर्स के पास बराबर की अपॉर्चुनिटी होगी। दोस्तों ऑनलाइन सेलिंग का दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लो प्रॉफिट। अगर देखा जाए तो किसी भी सेलर के पास ऑनलाइन जाने के दो रास्ते होते हैं। पहला ये कि वो खुद की वेबसाइट बनाकर सेलिंग करे जिसमें वेबसाइट से लेकर मार्केटिंग तक में काफी पैसा खर्च हो जाता है, या फिर वो किसी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म यानी कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनियों पर अपने प्रोडक्ट को सेल करें जहां उनको अपना प्रॉफिट इन ई कॉमर्स कंपनीज के साथ शेयर करना पड़ता है। यानी दोनों ही तरीकों से इनके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा खर्च हो जाता है और हमारे देश के छोटे सेलर्स इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसे में इन सेलर्स को ऑनलाइन लाने के लिए सरकार ने ओएनडीसी को सभी के लिए फ्री रखा है, यानी यूपीआई की तरह इस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा ई कॉमर्स सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कंपनी का अपने खुद के प्रोडक्ट को लॉन्च करना। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अलग अलग कैटेगरी में खुद के प्रोडक्ट सेल कर रही है क्योंकि इन कंपनियों के पास ये डेटा है कि किस किस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस पॉइंट पर ज्यादा बिक रहा है। और दोस्तों इसी डेटा की मदद से कंपनियां सबसे ज्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर कर एक नए ब्रांड नाम के साथ अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर देती हैं। अब जैसा कि प्रोडक्ट की रैंकिंग इन्हीं के हाथों में है तो ऐसे में अपने ही प्रोडक्ट को टॉप पेज पर शो करती है और इससे सामान की सेल अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ई कॉमर्स के साथ इन समस्याओं को बहुत पहले ही समझ गई थी। ओएनडीसी को बनाने का सरकार का मकसद सिर्फ ये है कि देश में ई कॉमर्स के क्षेत्र में जो असमानता है उसको कम कर हर छोटे या बड़े प्लेयर्स को बराबरी से प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया जाए और देश के हर छोटे दुकानदारों, रिटेलर्स और सेलर्स तक इसकी पहुंच हो सके। पूरे भारत में इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल फोन की तगड़ी पहुंच होने के बावजूद छोटे और मध्यम बिजनेस डिजिटल माध्यम को अपनाने में पिछड़ गए। दोस्तों इसका नतीजा ये हो रहा है कि उन्हें एग्रीगेटर्स पर निर्भर होना पड़ा है। हालांकि सरकार की नई ओएनडीसी पहल का मकसद इसे बदलना है ताकि छोटे और स्वतंत्र उद्यमियों के हाथों में भी ताकत वापस आ सके। देखा जाए तो ओएनडीसी छोटे कारोबारियों को भी मौका देने का वादा करता है। एक बार प्लेटफॉर्म पूरी तरह से शुरू हो जाने के बाद कोई भी इसका फायदा उठा सकेगा। सेलर्स के अलावा कस्टमर्स को यह बेनिफिट है कि उन्हें शॉपिंग के लिए किसी भी एक ऐप के साथ बंधना नहीं होगा। साथ ही दोस्तों सेलर्स के लोकल होने की वजह से डिलीवरी में भी तेजी आएगी और कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जिससे छोटे छोटे लॉजिस्टिक कंपनी को भी बहुत फायदा होगा। दोस्तों ऐसे में ओएनडीसी की अब तक की जर्नी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि तभी हम इसके भविष्य को और अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों जुलाई 2021 में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने 9 सदस्यों वाली एक एडवाइजरी समिति बनाई जिसमें इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन निलेकानी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ आर.एस. शर्मा और क्यूसीआई के चेयरमैन आदिल जैनुल भाई जैसे बड़े बिजनेसमैन शामिल थे और इन सभी मेंबर्स को इस समस्या का सॉल्यूशन निकालने का काम सौंपा गया था। साथ ही दोस्तों लोगों से इसको लेकर सलाह भी मांगी गई थी। इस तरह 10 महीनों की मेहनत के बाद ओएनडीसी को बनाने का एक आइडिया आया और साल 2022 में नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में इसे बनाया गया। 29 अप्रैल 2022 को देश के 5 शहरों यानी कि दिल्ली, बेंगलोर, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर में इसे लॉन्च किया गया और आज ओएनडीसी भारत के कुल 240 शहरों में उपलब्ध है, जिसके 8 शहरों में 70% पिन कोड में 3 से ज्यादा सेलर्स हैं। दोस्तों प्लेटफॉर्म पर 35,000 से ज्यादा कारोबारी हैं। इस पर 46 कंपनियां भागीदारी कर रही हैं। इनमें डूंजो, डिलीवरी, बोट, आईटीसी, मीशो, पेटीएम और फोन पे का पिन कोड मौजूद है।
और प्लेटफॉर्म का दावा यह भी है कि करीब 450 कंपनियां इंटीग्रेशन की प्रक्रिया में हैं। दोस्तों, हाल ही में IRCTC भी ONDC के साथ जुड़ा है। अब IRCTC के यूजर्स भी ONDC पर कई और भी चीजें खरीद सकते हैं। पिछले एक साल में ONDC पर 31,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मर्चेंट है, जिनके 37,000 प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स खरीद सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो बेंगलुरु और कोची में ओला एंड उबर जैसी कैब सर्विस देने वाली कंपनियों की 56,000 गाड़ियां ONDC का हिस्सा बन गई हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करने वाली कंपनियों ने ONDC को ज्वाइन किया है। दोस्तों, आपने घड़ी का ये वाला एडवर्टीजमेंट तो जरूर देखा होगा कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। यानी कोई सामान कितना बढ़िया है, इसका विश्वास उसके इस्तेमाल के बाद ही पता चलता है, और इस मामले में ONDC के आंकड़े काफी अच्छे हैं। 2 मई 2023 को न्यूज वेबसाइट मनी कंट्रोल पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों ONDC पर तेजी से नए कस्टमर्स जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से 30 अप्रैल को ONDC ने 10,000 रिटेल ऑर्डर्स का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि एक सप्ताह पहले 24 अप्रैल को यह आंकड़ा 5,000 था। हालांकि इन ऑर्डर्स में से 40% ऑर्डर्स बेंगलुरु से थे, जबकि 40% मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद जैसे शहरों से थे। साथ ही बाकी ऑर्डर्स उन 200 से ज्यादा शहरों से आए हैं जहां पर ONDC वर्क कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की कॉमर्स मार्केट जो साल 2021 में $38 बिलियन की थी, वो साल 2026 तक $140 मिलियन तक हो जाएगी, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2023 तक भारत की लगभग 1/3 पॉपुलेशन ऑनलाइन शॉपिंग को अपना चुकी होगी। ऐसे में दोस्तों, ये विदेशी कंपनियां अगर भारत से ऐसे ही पैसा कमाकर अपने देशों में ले जाती रही तो भारत को भविष्य में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, वहां ये डिजास्टर पहले ही आ चुका है, जहां इन कंपनियों के आने से छोटे सेलर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, भारत पहले ही समस्या से निपटने की तैयारी कर चुका है। भारत सरकार ONDC के जरिए अगले 2 सालों में ई-कॉमर्स सेक्टर में 25% तक हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है, और ONDC के CEO का भी कहना है कि हम इसे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इससे अलग ONDC की राह में कई चुनौतियां भी हैं, जो उसके फेल होने की वजह भी बन सकती है। ऐसे में आइए अब ये जान लेते हैं कि ONDC के सामने चैलेंजेस क्या हैं। दोस्तों, आज ONDC को कंट्रोल करने वाले सिस्टम के बारे में क्लैरिटी की कमी है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या ONDC डैमेज्ड प्रोडक्ट्स के मामले में जिम्मेदार और जवाबदेह होगा, क्योंकि अमेजॉन जैसी कंपनियों की कस्टमर डीलिंग शानदार है और उनमें ONDC कितनी अपनी धाक जमाता है, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आज लगभग हर सोशल मीडिया और ग्राहक के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सिंक किए गए चैटबॉट और कस्टमर प्रेफरेंसेस जैसे AI इनेबल्ड टूल्स का इस्तेमाल ONDC के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। इसके साथ ही कम वॉल्यूम वाले छोटे व्यवसायों में भी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे हैवी वेट कंपनियों द्वारा दी जाने वाली छूट से मेल खाने के लिए संसाधनों की कमी हो सकती है। साथ ही दोस्तों, ONDC की सस्टेनेबिलिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी तो हैवी डिस्काउंट्स दे रही है, लेकिन वो ऐसा कब तक और किस चैनल के जरिए करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स को डायरेक्ट अपने ऐप या वेबसाइट से कस्टमर्स को कन्विंस कर पाने में भी काफी चैलेंजेस फेस करने होंगे। देखा जाए तो ई-कॉमर्स इकोसिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए UPI की तुलना में ONDC को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। साथ ही दोस्तों, आधार से जुड़े सुरक्षा के संबंध में भी सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सेलर्स और बायर्स दोनों डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं। इन सब के अलावा अमेजॉन, जोमेटो और स्विगी जैसे दिग्गजों ने अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और कंज्यूमर्स को अपने प्रति अट्रैक्ट करने में अरबों डॉलर का निवेश किया है, और इसे कम्पीट करना काफी मुश्किल है। दोस्तों, देखा जाए तो इससे पहले भी सरकार ने कई तरह के ऐप्स लॉन्च किए हैं जो कि फेल साबित हुए हैं। हालांकि गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन ओपन मार्केट नहीं थे, लेकिन उनका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था। दोस्तों, इसके एग्जाम्पल के रूप में डॉट पे को ले सकते हैं, जो स्विगी और जोमेटो जैसा ही था, बट ये बहुत लिमिटेड था, जिसकी वजह से ये फेल हो गया। लेकिन दोस्तों, इन सभी चैलेंजेस के बाद भी गवर्नमेंट इसमें एंटर कर रही है, और उसने फैसला लिया है कि वो भी ई-कॉमर्स में बड़ी भूमिका निभाना चाहती है। तो दोस्तों, ये था ONDC, जो UPI और आधार की तर्ज पर देश में क्रांति लाने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ONDC को एक ऐसे सिस्टम के रूप में देखा जा रहा है जो न केवल कस्टमर्स और सेलर्स के शोषण को रोक सकता है, बल्कि लोकल बिजनेस को सुविधा प्रदान कर GDP और रोजगार में भारी वृद्धि करने में भी सक्षम हो सकता है। यानी दोस्तों, उम्मीद है कि ONDC के आने से बड़े बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की नींद उड़ने वाली और रमेश जैसे रिटेलर्स के अच्छे दिन आने वाले। हालांकि उम्मीद किस हद तक पूरी होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन तब तक आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि ONDC पर आपकी राय क्या है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।